वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक लेकर प्रारंभ कर रहे थे। इससे पहले हमने दो क्लासेस ले रखी है। पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सामान्य जानकारी, डाल्टन्स परमाणु सिद्धांत ये कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में सेकेंड क्लास के अंदर हमने परमाणु मॉडल प्रारंभ किए थे और उस परमाणु मॉडल के अंदर हमने दो परमाणु मॉडल का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहला था थॉमसन परमाणु मॉडल और सेकंड हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और उसकी पूरी प्रक्रिया की चर्चा कर ली है। अब हम तीसरा परमाणु मॉडल प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोहर का परमाणु मॉडल। तो हम केम सीरीज के 10th क्लास के अंदर या टॉपिक के अनुसार 10th क्लास है। इस 10th क्लास के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की तीसरी क्लास लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम तीसरा परमाणु मॉडल, जिसको कि हम बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि दो तरीके से लिखा जाता है, या तो आप बोहर के रूप में प्रदर्शित करिए या फिर इसको बोहर के रूप में प्रदर्शित करिए, और स्पेलिंग के रूप में लिखें तो BOHR के रूप में दर्शाया जाता है। बोहर एटॉमिक मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बोहर एटॉमिक मॉडल हमेशा ध्यान रखना, यह क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की गई है। उसी के रूप में परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए चार अभिग्रहिताओं का या चार पोस्टुलेट्स का यहां पर उपयोग करके परमाणु की संरचना प्रदर्शित की गई। प्रारंभ में ही मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर परमाणु मॉडल के अंदर बोहर परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं की ही व्याख्या करता है और उसी के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग तथा त्रिज्या की गणना इस मॉडल के द्वारा की जा सकती है, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं की व्याख्या बोहर मॉडल द्वारा करना संभव नहीं है। तो हम एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु जितने हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, चाहे परमाणु हो या धनावेशित आयन के रूप में परमाणु लिए गए हों, तो उनकी व्याख्या इससे की जाती है। तो बोहर का परमाणु मॉडल वास्तव में कितने अभिग्रहिताओं पर आधारित है? ये मॉडल चार अभिग्रहिताओं पर आधारित है, चार पोस्टुलेट्स पर आधारित है। उनमें से पोस्टुलेट्स को यदि प्रदर्शित किया जाए तो पहली तो प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि सामान्य रदरफोर्ड के अनुसार हमें पता है कि परमाणु के मध्य में धन आवेशित नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कोश जिसकी त्रिज्या r है, उस त्रिज्या के अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और इस परिक्रमण में जहां जहां इलेक्ट्रॉन परिक्रमण प्रदर्शित कर रहा है, उस आभासी इलेक्ट्रॉनिक पथ को जो कि नाभिक के चारों ओर बन रहा है, इसी को बोहर कोश कहा जाता है। और बोहर कोश में यदि कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यहां न तो ये ऊर्जा अवशोषित करता है और न ही उत्सर्जित करता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में स्थानांतरित होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की प्रक्रिया के अंदर ही ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित होती है और इसकी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित होगी, ये उन संक्रमण करने वाले दो परमाणु के बोहर कोशों के मध्य के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है, जिसका मान हम प्लांक समीकरण की सहायता से डेल्टा E = h न्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा परमाणु नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर स्थित होगा, ये दूरी या ये जो कोश हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो दिया गया कोश है, ये कोश में इलेक्ट्रॉन क्यों रहेगा, इससे आगे या इससे नजदीक क्यों नहीं रहता है, उसका कारण हम प्रदर्शित करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक निश्चित मान को प्रदर्शित करता है और उसी मान के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करेगा। तो किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा h/2π का बहुसमाकल होता है और जहां पर n पूर्णांक संख्या में h कांस्टेंट है और यहां पर 2π भी कांस्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में h/2π के बहुसमाकल के रूप में यदि मान प्राप्त होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से उस निश्चित कोश में ही रहेगा, इतनी दूरी पर ही परिक्रमण करेगा, न तो इससे कम और न इससे ज्यादा। तो यहां पर जो n हम यूज कर रहे हैं, ये बोहर कोश की संख्या के रूप में, पूर्णांक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका मान 1 से लेके अनंत तक धनात्मक मान के रूप में होता है। तो ये इसके कोणीय संवेग और निश्चित स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग और कोश की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा यदि हम परमाणु की प्रक्रिया की बात करें तो ये परमाणु में
कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण केवल संक्रमण में ही होता है। अगर संक्रमण नहीं होता है तो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है तो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो कमी प्रदर्शित की गई थी कि यदि इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित कण है, नाभिक जो कि धनावेशित कण है, और जब विपरीत आवेशित कण एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करेंगे। और अगर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी घटेगी। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाना चाहिए। तो उसकी व्याख्या बोहर ने इस तरीके से की है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित करके बांधे रखता है, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल या नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित रहता है। साथ ही जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है तो इसके विपरीत दिशा में भी बल कार्य करता है, जिसको हम अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन पर जो बाहर की ओर लगने वाला बल है और जो अंदर की ओर लगने वाला बल है, ये अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल हैं। इन दोनों के मान बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक कोश में ही रहेगा, न तो उससे बाहर जा पाता है न ही ये अंदर जा पाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग उतना ही होगा जितना कि ये इस इलेक्ट्रॉन को उस कोश में बांधे रखे, अर्थात नाभिक के आकर्षण से भी बच जाए और नाभिक के आकर्षण से बाहर जाने से भी बच जाए। ऐसी स्थिति में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है। तो यहाँ पर इन चार पोस्टुलेट्स, जिसमें पहला बोर कोश की व्याख्या करता है, दूसरा प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण और प्रतिकर्षण नाभिक के रूप से आकर्षण बल और नाभिक के विपरीत अपकेंद्रीय बल है, ये बल है अपिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, इन दोनों के मान विपरीत और बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक ही जगह स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन एक ही जगह या एक ही कोश में है तो कोई ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित नहीं होगा, लेकिन कोशों में स्थानांतरण के समय ये ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित करता है। और लास्ट में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कोश में क्यों रहता है, क्योंकि उसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होगा, तो ही नाभिक से निश्चित उस दूरी पर जहां पर n का मान पूर्णांक है वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा और उसका कोणीय संवेग एक पूर्णांक H/2π के समाकल या बहुसमाकल या गुणक के रूप में मान रहता है, तो ही वहां पर कोश होगा, नहीं तो कोश बीच में कहीं पर भी नहीं हो सकता है। इसी को मिलाकर के बोहर का परमाणु मॉडल बनता है। तो इसके चार अभिग्रहिताओं के अंदर मैं एक एक रिटर्न के अंदर आपको प्रदर्शित करके बताता हूं, बाकी प्रक्रिया मैंने यहां पर दर्शा दी। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या r के वर्ताकार कोश में चक्कर लगाता है या लगाता रहता है, जिसे हम बोहर कोश कहते हैं, या इसको कक्षा कहा जाता है, या बोहर कक्ष भी कहते हैं, या बोहर ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, या एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है, एनर्जी स्टेट या ऊर्जा स्तर कहा जाता है, या इसी को हम कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार कोश में यहाँ पर जो ब्लू लाइन से प्रदर्शित किया गया है, ये बोर कोश या बोर ऊर्जा स्तर या बोर कक्षा को प्रदर्शित करता है। ये इसकी पहली पोस्टुलेट या पहली अवधारणा को या अभिग्रहिता को दर्शाता है। सेकंड है, बोर कोश में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर कितने प्रकार के बल अभी बताए थे? दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जो कि परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण का मतलब उनमें लगने वाला जो बल है या जो मान है वो बराबर रहता है। नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का जो बल है या नाभिक के विपरीत लगने वाला जो बल है, ये दोनों क्या होंगे? मान बराबर होंगे, अर्थात इनका परिमाण बराबर होता है, लेकिन दिशा विपरीत है। एक नाभिक के विपरीत इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और एक नाभिक की और इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अतः यहाँ पर दो प्रकार के बल कौन से होंगे? एक हो गया अपकेंद्रीय बल और दूसरा है अभिकेंद्रीय या नाभिकीय आकर्षण बल। इनके दोनों के नाम ध्यान रखना। अपकेंद्रीय नाभिक से दूर की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल नाभिक की ओर आकर्षण के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इनको हम अलग इंग्लिश में अगर प्रदर्शित करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरे को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल
जो नाभिक के विपरीत दिशा में लग रहा है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ऊपर की दिशा में जो बल लग रहा है उसका मान हम प्रदर्शित करते हैं mv²/r के रूप में। ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्योंकि अपकेंद्रीय बल किस पे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन के वेग से संबंधित। आप इतना ध्यान रखें कि यदि मैं किसी एक रस्सी से बांधकर पत्थर को जोर से घुमाता हूं तो ऐसी स्थिति में पत्थर जब घूमता है, जितने तेज घूमेगा उतना ही हाथ से दूर की ओर इसमें फोर्स या बल लगता है। और ऐसी स्थिति में यहां पर भी चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों परिक्रमण कर रहा है तो इसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो उस इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करता है, अर्थात उसके वेग पर निर्भर करेगा। वेग ज्यादा है तो अपकेंद्रीय बल अधिक होगा, वेग कम है तो अपकेंद्रीय बल भी कम होगा। इसलिए इसका मान mv²/r के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसमें वेग जितना ज्यादा है अपकेंद्रीय बल अधिक होगा, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का या किसी कण का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका अपकेंद्रीय बल अधिक होगा, और दूरी जितनी ज्यादा है अपकेंद्रीय बल उतना ही कम होगा। तो इसको हम mv²/r के रूप में दर्शाते हैं। जबकि अभिकेंद्रीय बल वास्तव में नाभिकीय आकर्षण बल है। क्या है? नाभिकीय आकर्षण बल है, और नाभिकीय आकर्षण बल वास्तव में इलेक्ट्रॉन पर आवेश और नाभिक पर आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ऐसी स्थिति में यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, नाभिक पर आवेश होगा E × Z, या Z प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर और E एक प्रोटॉन पर आवेश। तो नाभिक पर कुल आवेश हो गया E × Ze² नाभिक पर, और ये इलेक्ट्रॉन पर, तो कुल आवेश हो गया Q1 × Q2 की जगह हम कूलम्बिक फोर्स में इसको दोनों कणों के आवेशों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये इन दोनों के मध्य की दूरी चूंकि r है तो यहां पर r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका गुणनफल करें तो ये Ze²/r² के रूप में प्रदर्शित होता है। तो अभिकेंद्रीय बल है Ze²/r² और अपकेंद्रीय बल है mv²/r के रूप में दर्शाया जाता है। जहां पर दिया गया r की जगह यहां पर E है तो E आवेश है, इकाई आवेश को दर्शाएगा। m जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है। v जो प्रयुक्त कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के वेग को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से r जो लिखा गया है ये बोर कोश की त्रिज्या को दर्शाता है, अर्थात नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर स्थित है इसी को r से प्रदर्शित किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया Z परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। और वापस ध्यान रखना, एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयनों की संरचना की व्याख्या ही बोर मॉडल के द्वारा की जाती है। तो ये इसकी दूसरी अभिग्रहीता है। और चूंकि इसमें लगने वाले बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण इलेक्ट्रॉन को नाभिक से निश्चित दूरी पर बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रॉन न तो दूर जा पाता है न ही नाभिक के नजदीक आ पाता है। और इसमें चूंकि ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं होता, क्योंकि इसमें बल लगने वाले बल अपने आप में इलेक्ट्रॉन को एक ही कोश में संतुलित कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात की जाए तो उससे पहले इस पोस्टुलेट के अंदर जो प्रक्रिया की थी वो आप चेक कर लें। यहाँ पर दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि नाभिक के अंदर लग रहा है, F से प्रदर्शित किया गया है। विपरीत दिशा में लगने वाले बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये न्यूटन के सेकंड लॉ के नियमानुसार यहाँ पर mv² प्रदर्शित किया गया है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दर्शाता है। और Ze², अभी मैंने यहाँ पर 4πε0 नहीं लिया था। अगर हम CGS पद्धति में यूज करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट में 1/4πε0 प्रयुक्त नहीं करते हैं, लेकिन अगर CGS की जगह MKS पद्धति लेंगे तो यहाँ 1/4πε0 को इकाई मान लिया जाता है, इसलिए इस टर्म को हटा भी सकते हैं। आप चाहें तो लिख दीजिए, ये हमेशा 1/4πε0 के रूप में या K कांस्टेंट के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर T जो दिया गया है ये किसको प्रदर्शित करता है? T जो दिया गया है ये यहाँ पर नाभिक के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर T जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं ये तो यहाँ गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा और जो दूसरी स्थितिज ऊर्जा है इन दोनों के योग के रूप में कुल ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। हम स्थानांतरण ऊर्जा को इस रूप में दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके अपकेंद्रीय बल,
ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी को प्रदर्शित करें, गतिज ऊर्जा को, तो ये होता है हाफ mv² या mv²/2 के बराबर, और उसको प्रदर्शित किया जाए तो गतिज ऊर्जा Ze²/8πε0 r के रूप में भी दर्शाई जाती है। और इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वहां आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पहले दी गई है वो गतिज ऊर्जा है या काइनेटिक एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका मान आ गया 1/2 mv² के रूप में या mv²/2 के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम Ze²/4πε0 r के रूप में भी दर्शाते हैं, उसी के बराबर। जबकि पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है ऋणात्मक मान के रूप में। ये ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा का मतलब है हम मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम नाभिक के साथ बांधकर एक तंत्र में बांध देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी, और इस कमी को ही हम ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जहां भी स्थितिज ऊर्जा लिखें वहां पर -Ze²/4πε0 r के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर जहां भी हम 4πε0 लिखेंगे तो 1/4πε0 को इकाई मान करके हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। सामान्य गणनाओं के अंदर हम इसको काम में नहीं लेते हैं, जबकि यहाँ पर लिया गया है तो आप इसको रख भी सकते हैं। और MKS पद्धति में अगर मात्रक प्रयुक्त किए जाए तो इनको हटाया भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर टोटल एनर्जी जो यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। और ये कुल ऊर्जा वास्तव में कहाँ से प्रदर्शित होती है, ये कुल ऊर्जा किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाती है, जो कि -Ze²/8πε0 r के रूप में प्रदर्शित की जाती है। धनात्मक मान के रूप में है तब तो गतिज ऊर्जा है, ऋणात्मक मान के रूप में है तो कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हम इन दोनों में संबंध ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा प्रदर्शित की जाए तो ये किसके बराबर होगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है। इसके अलावा यदि स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए इस रूप में, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कुल ऊर्जा वास्तव में जो माइनस में दी गई है तो ये भी यहाँ पर माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने कुल ऊर्जा प्लस में लिख रखी है तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या होगा, प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं इसका और इन दोनों का मान प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर जो भी स्थितिज ऊर्जा दी गई है उस स्थितिज ऊर्जा को यदि दुगना कर दिया जाए तो ये इसके बराबर प्रदर्शित, या उसका आधा कर दिया जाए तो इसके बराबर प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ Ze²/4πε0 r और इसको मैं गुणा कर देता हूँ 1/2 से, तो इसी रूप में ये 2 से गुणा करते ही ये वाला मान पूरा का पूरा ऋणात्मक मान किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर, U के बराबर प्रदर्शित होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हम U यूज कर रहे हैं उसमें यदि मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो ये कुल ऊर्जा के बराबर होगा, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं 2 इंटू टोटल एनर्जी के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ET के रूप में दर्शाएं तो ये माइनस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और यदि मैं इसके रूप में लिखूं तो हाफ ऑफ हो जाएगा इनके बराबर। तो अभी मैं इन दो को प्रदर्शित कर रहा हूं और बाकी इसके साथ प्रदर्शित किया जाए तो ऐसे, सॉरी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर यदि मैं सीधा U के रूप में प्रदर्शित करूं तो कुल ऊर्जा को 2E के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो ये स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के दुगने के रूप में प्रदर्शित होती है। या फिर हम कह दें कि कुल ऊर्जा कितनी है तो स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर कुल ऊर्जा को दर्शाया जाता है, और इसी रूप में हम इसको दूसरे पोस्टुलेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तीसरी पोस्टुलेट की, तो दूसरी पोस्टुलेट में हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं और ये ऋणात्मक चिन्ह के रूप में Ze² हम 2r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसके साथ हम 4πε0 लिखें तो ये इसके भाग में प्रदर्शित होता है। और यहाँ पर जो कुल ऊर्जा प्रदर्शित होगी ये कुल ऊर्जा वास्तव में किसको दर्शाएगी, ये स्थितिज ऊर्जा के आधे के रूप में प्रदर्शित की जाती है, उसी रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो और इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखें तो ये ऋणात्मक काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रदर्शित की जाती है,
और यही इसका सूत्र है। इसी तरीके से केवल स्थितिज ऊर्जा लिखी जाए तो स्थितिज ऊर्जा इस रूप में दर्शाई जाएगी, बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा U से अगर प्रदर्शित करें तो ये ZE² अपॉन यहाँ पर 2R के द्वारा ZE² अपॉन R के द्वारा प्रदर्शित की जाती है 1/R के। और यही प्रक्रिया हमने यहाँ पर पहले समीकरण के अंदर प्रदर्शित की है और उसी के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया U और उससे बाद में आपने दोनों को मिला करके कुल ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित किया। और इसके साथ यदि आप ये लिखना चाहें तो 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, जो कि 1/4πε0 कांस्टेंट K को दर्शाता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के मध्य यदि संबंध भी प्रदर्शित करना चाहें तो इसी रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसी के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। तो U का अगर आधा कर दें तो कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। यदि मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे ZE- अपॉन R 4πε0 जो मान दिया गया ये किसको दर्शाता है, U को। और अगर इसके मान को अगर टोटल एनर्जी के रूप में प्रदर्शित करें तो U/2 के रूप में इसको दर्शाया जाता है। इसका चिन्ह भी ऋणात्मक है और कुल ऊर्जा का चिन्ह भी क्या है, ऋणात्मक। लेकिन यदि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा को दर्शाएं तो इसमें चिन्ह जो दिया गया है वो एक में ऋणात्मक आएगा और दूसरे में धनात्मक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद में तीसरी पोस्टुलेट के रूप में निश्चित बोहर कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, निश्चित बोहर कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो कि MVR के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह h/2π का पूर्ण गुणक या बहु समाकल होता है। तो इंटीजर मल्टीपल किसका है, h/2π का। और इंटीजर मल्टीपल है तो एक निश्चित मान पूर्णांक के रूप में इंटीजर के रूप में रखा जाता है जो n से दर्शाते हैं। अर्थात कोणीय संवेग जो कि MVR है ये NH/2π के बराबर होगा, जहां पर m दिया गया इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r बोर कोश की त्रिज्या, n पूर्णांक संख्या को दर्शाता है, जहां पर n का मान 1 2 3 4 और इसी रूप में प्रदर्शित होगा अनंत तक। और h प्लांक नियतांक है और पाई कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। तो तीसरी पोस्टुलेट कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है और जितनी दूरी पर है वहां क्यों है, तो उसका कारण बताता है तीसरा नंबर का पॉइंट या पोस्टुलेट। वो कहता है कि जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन है वहां क्यों है, क्योंकि वहां पर इसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, इसलिए वहां पर कोश के रूप में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है, न तो वहां से दूर और वहां से नजदीक। लेकिन n का मान बदल करके दुगना कर दे तो दुगनी दूरी पर ही फिर वापस एक और कोश बनेगा, फिर n का मान वापस 3 गुना कर दें तो ऐसी स्थिति में फिर एक कोश बनेगा। इस तरीके से नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न बोहर कोश स्थित होते हैं। अर्थात बोर परमाणु मॉडल नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी पर कोणीय संवेग के बहु सम NH/2π के बराबर होने के कारण अलग अलग कोश निर्मित करता है। अर्थात परमाणु में कई कोश होते हैं। चौथा और अंतिम पोस्टुलेट कहता है कि किसी एक कोश में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, अर्थात न तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है न अवशोषित करता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। लेकिन यदि कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने से ऊपर वाले कोश या अपने से नीचे वाले कोश में जाना चाहे तो ऐसी स्थिति में ही इसको हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे कोश में जब संक्रमण करता है तो इसमें ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है। और उत्सर्जन अवशोषण कब होगा वो प्रक्रिया भी निश्चित है, वो आपको ध्यान रखनी है। यदि मैं 2 कोश की बात करता हूं, ये निम्न कोश है और ये इसका यदि उच्च कोश है, तो इलेक्ट्रॉन यदि निम्न कोश में है और उच्च कोश में जाना चाहता है तब तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, जो कि hν के बराबर होगी या उसके गुणक के रूप में होती है। लेकिन यदि वापस ऊपर से नीचे आना चाहे तो ये अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और ये उत्सर्जित ऊर्जा भी पहले अवशोषित की गई ऊर्जा के लगभग बराबर होगी। और यहाँ पर अवशोषित उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों जिन कोशों के मध्य संक्रमण हो रहा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, संक्रमण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक कोश से दूसरे कोश में जाना ही संक्रमण कहलाता है, चाहे वो कक्षकों के मध्य हो या कोश के मध्य हो। तो यहाँ पर कोश के मध्य है, इसको संक्रमण कहते हैं। और संक्रमण में ऊर्जा जितनी
इन दोनों के बीच का अंतर है उसके बराबर अवशोषित उत्सर्जित होगी। तो डेल्टा ई E2 माइनस E1 के अंतर के बराबर होगा। तो E2 माइनस E1 करिए और E2 माइनस E1 हमेशा NH न्यू के बराबर होता है, जहां पर n पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करेगा जो कि क्वांटा के रूप में ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित होगी उसको दर्शाता है। और उत्सर्जित अवशोषित दोनों ऊर्जाओं में ऊर्जा अंतराल E2 में से E1 को घटाकर अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को घटा करके ही उत्सर्जित ऊर्जा भी दर्शाते हैं और इसी सूत्र से अवशोषित ऊर्जा भी प्रदर्शित की जाती। तो यहाँ पर चौथा पोस्टुलेट या अभिग्रहिता कहती है कि एक कोश से दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, यहाँ प्रक्रिया ध्यान रखना, कोश में इलेक्ट्रॉन का ये जाना इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाता है। तो संक्रमण द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण ऊर्जा की निश्चित इकाइयों में होता है। इन दोनों के मध्य ऊर्जा कितनी अवशोषित उत्सर्जित होगी वो h न्यू के गुणक के रूप में होती है। और इस h न्यू को ही हम वास्तव में क्या नाम देते हैं, क्वांटा कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको क्वांटा ही कहा जाता है। जिसे कैसे ज्ञात करेंगे, जिसे उच्च व निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अंतराल के रूप में लिखा जाता है। तो हम क्वांटीकृत या क्वांटा के रूप में उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा को कैसे लिखें, डेल्टा ई बराबर उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं के अंतर के रूप में, जो कि NH न्यू को प्रदर्शित करता है, जहां पर n पूर्णांक संख्या में है और h न्यू को हम क्वांटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, डेल्टा ई जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं न्यू के रूप में, जो कि n गुणक के रूप में होता है। यहां पर जो h न्यू है इसको दो नामों से दर्शाया जाता है। या तो हम कहते हैं इसी को क्वांटा h न्यू को, h प्लांक नेतांक, न्यू आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। आवर्ती प्लांक नेतांक का गुणनफल क्वांटा भी कहलाता है और इसी को हम फोटोन भी कहते हैं। क्वांटा और फोटोन कहा जाता है। क्वांटा और फोटोन में क्या अंतर है, क्वांटा वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा यदि ऊष्मा के रूप में है तो क्वांटा कहेंगे, और अगर प्रकाश के रूप में है तब उसी को हम फोटोन कहते हैं। और यहाँ पर h न्यू भी फोटोन है तो यहाँ पर h न्यू क्वांटा भी है। और चूंकि क्वांटा गुणक के रूप में है, n का मान 1 2 3 4 5 पूर्णांक संख्या में कोई भी हो सकता है, तो यहाँ एक से अधिक n के मान होने के कारण इसको हम ऊर्जा का क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात एक कोश से दूसरे कोश में जब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है तो इस संक्रमण में अवशोषित उत्सर्जित ऊर्जा का मतलब है ये इकाइयों के रूप में उत्सर्जित हो रही है, इकाइयों के रूप में अवशोषित भी हो रही है। इसी को हम ऊर्जा का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं या ऊर्जा क्वांटीकरण कहा जाता है। तो हमारे पास में 4 पोस्टुलेट या अभिग्रहिताएं आई। पहली के अंदर बोहर कोश की व्याख्या की गई है। दूसरी के अंदर कि इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, जिनके परिमाण समान है लेकिन दिशा भिन्न होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में परिक्रमण करता है। तीसरे नंबर पर आता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr nh/2π के बराबर है, तभी नाभिक से एक निश्चित दूरी पर कोश होगा और n का मान बढ़ाते ही कोश का स्थिति भी बदल जाएगी, नाभिक से दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, अर्थात mvr nh/2π के बराबर होता है। और चौथे में कहा गया है कोश में इलेक्ट्रॉन है तो ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित नहीं करता, लेकिन कोश से दूसरे कोश में संक्रमण करने पर ही ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित होती है। और इस उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा को हम क्वांटा या क्वांटम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ये क्वांटीकृत ऊर्जा वास्तव में 2 ऊर्जा स्तरों के अंतराल के मध्य या अंतराल के रूप में ज्ञात की जाती है, जो कि NH न्यू को दर्शाती है। और h न्यू यहाँ पर क्वांटा या फोटोन कहलाता है। n का मान 1 है तो 1 फोटोन या 1 क्वांटा, और n का मान बढ़ने के साथ फोटोन और क्वांटा की संख्या भी बढ़ती है और इसी को हम ऊर्जा का क्वांटीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसी क्वांटीकरण ऊर्जा को या ऊर्जा के क्वांटीकरण को हम इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मध्य के अंदर जो गोला दे रखा है ये धनावेशित नाभिक को प्रदर्शित करेगा, और बाहर जो विपरीत रंगों के या भिन्न भिन्न रंगों के गोले या घेरे बना रखे हैं ये बोहर कोश को दर्शाते हैं। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बोहर कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं, जिसमें n बराबर पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, ऐसे ही आगे अनंत कोश के रूप में होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कोश में पहले कोश में है, कहाँ जा रहा है, दूसरे कोश में, तो ये ऊर्जा अवशोषित करेगा। अवशोषित ऊर्जा
दो ऊर्जा स्तरों के अंतराल के बराबर, अर्थात ऊपर वाले कोष की ऊर्जा यदि E2 नीचे वाले की E1 है तो यहाँ पर अवशोषित ऊर्जा E2 माइनस E1 के अंतर के बराबर होगी और E2 माइनस E1 यहाँ पर h न्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि हमने पहले बता रखा है। तो ये दूसरे यहीं पर प्रदर्शित किया गया है। पहले कोष की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की है -3.4, तीसरे की है -1.51 और इसी तरीके से अनंत स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या शून्य होगी। अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ ऋणात्मक मान घट रहा है जो कि शून्य तक जा रहा है। इसका मतलब नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार बढ़ती है, ये जरूर ध्यान रखना। और ऊर्जा बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा और ऊपर वाले कोष से यदि नीचे आएंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उत्सर्जित ऊर्जा इन दोनों के अंतराल के रूप में दर्शाई जाती है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के रूप में नीचे से ऊपर कोष दिए गए हैं और अंतराल के रूप में हम इसको ऊर्जा के क्वांटीकृत के रूप में दर्शाते हैं। और इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर वाले कोष में या नाभिक से दूर जाना है तो ऊर्जा लेनी पड़ेगी और नाभिक के नजदीक जाना है तो ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। अर्थात पूरा तंत्र ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ध्यान रखना, नाभिक से अनंत दूरी पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना है शून्य होती है, या फिर कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा शून्य होती है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो या कुल ऊर्जा की बात करें तो भी वो शून्य के रूप में ही दर्शाई जाती। इसके बाद में आता है ऊर्जा क्वांटीकरण क्या है, कैसे प्रदर्शित होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का मतलब एक कोष से दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का जाना। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा का असतत उत्सर्जन व अवशोषण ऊर्जा का क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब टुकड़ों के या इकाइयों के रूप में या h न्यू के बंडल के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण क्या कहलाता है, ऊर्जा का क्वांटीकरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा क्या होती है, क्वांटीकृत होती है। और क्वांटीकृत ऊर्जा यहां पर हम वास्तव में रिट्ज इक्वेशन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो क्वांटीकृत ऊर्जा है वो कितनी होगी, रिट्ज समीकरण दर्शाता है। तो यहां पर इसको हम कहते हैं डेल्टा E और यहां प्रदर्शित किया जाता है हाइड्रोजन के लिए रिट्ज कांस्टेंट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रदर्शित की जाती है। तो ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर के बराबर। जहां पर दिया गया जो RH है इसको हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं या रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। और बाकी n1 n2 में n1 निम्न कोश की संख्या को और n2 उच्च कोश की संख्या को प्रदर्शित करता है। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रिट्ज इक्वेशन, अर्थात क्वांटीकृत ऊर्जा का मान हम इस समीकरण से ज्ञात करते हैं, जो कि अगर ऊर्जा के रूप में है तो यहाँ पर गुणनफल के रूप में आपको h इंटू सी से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना है, h इंटू सी से, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा प्रदर्शित कर रहे हैं और यदि यहाँ पर तरंग संख्या दर्शाई जाती है तो h न्यू हट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा के रूप में है तो समीकरण रिट्ज यहाँ तक है लेकिन h c से गुणा करना है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 1/λ के रूप में प्रदर्शित करता हूँ या फिर इसको न्यू बार के रूप में प्रदर्शित करता हूँ तो यहाँ पर केवल यही समीकरण आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर के रूप में समीकरण बनती है। तो यह समीकरण तरंग संख्या को दर्शाती है और ये समीकरण ऊर्जा को प्रदर्शित करती है और इसी रूप में हम ऊर्जा के क्वांटीकरण को दर्शाते हैं। समीकरण ध्यान रखना, रिट्ज इक्वेशन, इसको भी रिट्ज इक्वेशन कहेंगे, जो कि तरंग संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, ये तरंग संख्या को। या 1/λ में लैम्डा किसको प्रदर्शित करता है, तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है या वेवलेंथ को प्रदर्शित करता है। तो वेवलेंथ के व्युत्क्रम के रूप में, तरंग संख्या के रूप में है तो भी रिट्ज समीकरण, और ऊर्जा के क्वांटीकृत या क्वांटीकृत ऊर्जा के मान के रूप में है तब भी हम ये समीकरण लेंगे, लेकिन गुणा किससे किया जाएगा, hc से गुणनफल किया होना चाहिए।
इसी पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर ऊर्जा के क्वांटीकरण के रूप में N1 और N2 का यदि मान दिया गया हो तो उसकी भी व्याख्या हम कर सकते हैं रिट्ज इक्वेशन के अनुसार। और यहाँ पर आपकी इक्वेशन दे रखी है कि डेल्टा E जो प्रदर्शित किया गया है वो मैं इस रूप में प्रदर्शित करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मान हम ले रहे हैं ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम दर्शाएं तो किस तरीके से आएगा। देखिए ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को यदि मैं बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू है, मान के रूप में यहाँ पर लिखा है 13-13.6 होगा यहाँ पर माइनस के रूप में, और ये हो गया आपके 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और मात्रक के रूप में आप देखें तो क्या है एच न्यू के रूप में मात्रक प्रदर्शित किया गया है। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन है डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पर हम समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें तो यहाँ पर 13.6 जो दिया गया है ये माइनस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कोश के लिए, और अंतराल के लिए हम यही काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना अंतर है तो सेम रहेगा, और यदि हम इसको किसी कोश के लिए लिख रहे हैं तो आपको ऋणात्मक चिन्ह के रूप में दर्शाना है। तो ये हो जाएगा इसका मान। यहाँ पर यदि लैम्डा प्रयुक्त करें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अब क्वांटीकरण कैसे होता है, तो यहाँ पर हम क्वांटीकरण के लिए N1 के मान और N2 के मान निश्चित कर दिए जाए तो ऊर्जा क्वांटीकृत होगी। तो किसी भी उच्च कोश से ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां पर हो रहा है, पहले कोश में, यहाँ पर n बराबर 1 दिया है, और ऊपर वाले किसी भी कोश से इलेक्ट्रॉन पहले कोश में जा रहा है तो इस प्रकार से जो श्रेणियां बनेगी दूसरे कोश से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, अगर ऊपर वाले किसी भी कोश से इलेक्ट्रॉन पहले कोश में जाकर रुकता है तो यहाँ पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी उस ऊर्जा को हम एक स्पेक्ट्रम के अंदर लाइनों के रूप में, समूह के रूप में प्राप्त करते हैं, और उस समूह का नाम है लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी वास्तव में क्या है, स्पेक्ट्रम जो बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो ये जो लाइनें निर्मित हो रही है ये लाइनें वास्तव में समूह के रूप में है तो उसको श्रेणी कहा जाता है। और श्रेणी में N1 का मान यदि निश्चित है 1 और N2 अर्थात ऊपर वाला कोई भी कोश से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पहले कोश में जा रहा है, और ऊपर वाला कोश कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से कोई भी कोश है, वहां से इलेक्ट्रॉन यदि पहले कोश में आ रहा है तो यहाँ पर निर्मित श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी। इसी तरीके से N2 का मान 2 हो और N1 का मान 2 हो और N2 का मान 3, 4, 5, 6 इससे उच्च कोई भी मान हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन यदि दूसरे कोश में आता है तो दूसरी सीरीज बनती है जिसको कहते हैं बामर सीरीज। इसी तरीके से लाइमन, बामर, पाशन, N1 का मान 3, बाकी 4, 5, 6 के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पाशन, फिर ब्रैकेट में N1 का मान 4, इसका मान 5, 6, 7 आगे हो जाएगा। इसी तरीके से फंड PFUND लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, इसका मान हो जाएगा N1 का मान 5 और N2 का मान यदि 6, 7, 8 आदि के रूप में हो तो इसको हम फंड सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहा जाएगा। और लास्ट में यदि N1 का मान 6 है तो इसे हम हम्फ्री श्रेणी के नाम से दर्शाते हैं। और यहाँ पर N2 का मान है वो 7, 8, 9 आदि के रूप में होता है। और यहाँ पर यदि इसका क्षेत्र के रूप में प्रदर्शन किया जाए कि यह सौर स्पेक्ट्रम के अंदर कौन से क्षेत्र में ये सीरीज निर्मित होती है, तो ये सीरीज निर्मित होती है, यदि मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूं तो लाइमन सीरीज निर्मित होती है यूवी क्षेत्र के अंदर, और बामर सीरीज बनती है विजिबल क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र में, जो कि रंग को प्रदर्शित करती है। ये जरूर ध्यान रखना, ये बामर सीरीज जो है BALMER, N1 का मान 2, N2 का मान 3, 4, 5, 6 के रूप में हो तो ये दृश्य क्षेत्र में बनती है। और इसलिए बामर श्रेणी की जो रेखा है वो कलर्ड होगी, रंगीन होती है, जो कि यहाँ प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N1 का मान कितना है, 2 है, तो N1 का मान यदि 2 कर दिया जाए अर्थात ऊपर वाले कोश से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते हो, दूसरे कोश में, तो यहाँ पर आप देखें ऊर्जा लगातार उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, और ये उत्सर्जित ऊर्जा
रंग के रूप में प्रदर्शित की जा रही है, अर्थात इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, अर्थात ये दृश्य क्षेत्र में निर्मित होती है, इसलिए स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरीके से रंगीन रेखाएं निर्मित होगी, अर्थात बामर सीरीज दृश्य विकिरण उत्सर्जित करती है। तो जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बामर सीरीज में दृश्य विकिरण उत्सर्जित होते हैं या नहीं होते हैं, या दृश्य विकिरण किस श्रेणी के अंदर निर्मित होते हैं या उत्सर्जित होते हैं। तो सीधा सा है, बामर सीरीज में ही दृश्य विकिरण उत्सर्जित होते हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम के अंदर कलर्ड लाइनें निर्मित होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कलर्ड लाइनें हैं। ज़्यादा दूरी से आ रहा है तो ब्लू कलर का होगा, बहुत कम दूरी पर आ रहा है तो पिंक या रेड कलर की लाइन निर्मित करता है। इसी रूप में हम इसको दर्शाते हैं। तो दूसरी श्रेणी किस में होगी? यूवी में। और बाकी वाली जो श्रेणियां जितनी भी बनी हुई हैं ये सभी आईआर क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रम को निर्मित करती है। तो सिर्फ 3 ध्यान रखना है, यूवी, विजिबल, आईआर। पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त क्षेत्र। पराबैंगनी में सिर्फ लाइमन श्रेणी बनेगी, दृश्य के अंदर बामर श्रेणी, और बाकी सारी श्रेणियां अवरक्त क्षेत्र या आईआर क्षेत्र या इंफ्रारेड क्षेत्र के अंदर निर्मित होती है। तो कलर्ड वाला जरूर ध्यान रखना। और इसी कलर्ड रेखाओं की सहायता से यदि सूर्य ग्रहण के समय आने वाली विकिरणों या रंगीन जो किरणें हैं उन किरणों का अध्ययन करके चेक किया जाए तो वहां पर भी रंगीन रेखाएं बनती है, और इसी बामर श्रेणी के आधार पर पता लगता है कि वास्तव में सूर्य पर भी हाइड्रोजन गैस उपस्थित है या H+ एकल इलेक्ट्रॉनिक गैस उपस्थित है। तो बामर सीरीज की सहायता से ही हाइड्रोजन की खोज सूर्य पर हुई थी, और उसी के अनुसार हमने कहा कि वहाँ पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक संयुक्त होकर के संलयन प्रक्रिया के द्वारा हीलियम नाभिकों का निर्माण करते हैं। तो ये बामर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बामर सीरीज आपको ध्यान रखना। तो क्रम ध्यान रखेंगे, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकिट, फंड, हम्फ्री। लाइमन हो जाएगा यूवी क्षेत्र में, बामर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र में, और बाकी सारी श्रेणियां अवरक्त या आईआर क्षेत्र के अंदर स्पेक्ट्रम को निर्मित करती है और श्रेणियों को प्रदर्शित करती है। तो आपको एग्जाम में दूसरे तरह के प्रश्न पूछे, एक तो क्षेत्र हो गया, अगले प्रश्न पूछे जा सकते हैं बताइए और N2 का मान। तो सीधा ध्यान रखना है, क्रम ध्यान रखें, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकिट, फंड और हम्फ्री। 6 नंबर याद रख लो, ये N1 के मान आ जाएंगे। उसके बाद में N2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जो भी N1 का मान है N2 का मान बराबर हो जाएगा जो भी हम N1 का मान ले रहे हैं, या तो ये N1 के मान से हमेशा ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो N2 का मान जो भी हम प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से देखना, N2 बराबर, तो ये N1 से हमेशा ही क्या होगा? अधिक होगा। तो N2 N1 से अधिक ही रहता है, ये जरूर ध्यान रखना है पूर्णांक संख्या में, लेकिन मान अधिक होगा। तो N1 का मान 1 है तो ये 2 3 4 5, N1 का मान 3 है तो N2 का मान 4 5 6 आदि, N1 का मान यदि 5 है तो ये 6 7 8 आदि होगा। तो यहाँ पर हम N2 जब भी प्रदर्शित करेंगे वो N1 से अधिक ही होगा, और यह मान इसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो N1 N2 जो कि हमने रिट्ज समीकरण में प्रदर्शित किए थे, इनमें यदि मान रख दिए जाएं तो डेल्टा E ज्ञात हो सकता है। और इसी को यदि आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करें तो डेल्टा E दर्शाया जाता है 13.6 इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर के द्वारा, और मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यही प्रक्रिया ऊर्जा के क्वांटीकरण को दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर-बरी नियम। तो परमाणु का बोर मॉडल यहां पर कंप्लीट होता है पिछले तक की प्रक्रिया में। उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इन पॉइंट्स में पहला हम लेके चल रहे हैं बोर-बरी नियम। इंपॉर्टेंट है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो बोर कोश है उसमें कैसे व्यवस्थित होते हैं, उसकी प्रक्रिया इससे प्रदर्शित होगी। तो बोर-बरी नियम क्या है, और इसके अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर बोर कोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से होता है, वो प्रक्रिया हम यहाँ पर लेकर प्रारंभ करते हैं। उसमें से पहला पॉइंट है, परमाणु कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। पहला पॉइंट जो कि अफबो नियम में भी दोबारा आएगा। तो परमाणु के जो भिन्न भिन्न कोश हैं या बोहर कोश हैं
उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करने हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में वितरित करने हैं। और ऊर्जा का बढ़ता क्रम कैसे प्राप्त होगा, यह भी बताया जा चुका है कि परमाणु नाभिक से जैसे जैसे कोश की दूरी बढ़ती है उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसका मतलब जो कोश नाभिक के सबसे नजदीक है उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, तो सबसे पहले उस कोश को भरा जाएगा। वो कोश भरेगा तभी उससे बाहर वाले कोश में, वो भर जाएगा तो उससे बाहर वाले में। इसी तरीके से आगे आगे कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये बोर-बरी के पहले पॉइंट को दर्शाता है। सेकंड की बात करें, बोहर कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम 2n² के बराबर प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम कहेंगे 2n², जहां पर n का मान कोश की संख्या को दर्शाता है, जो 1 2 3 4 5 6 आदि के रूप में अनंत तक चलती है। लेकिन अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हुए हैं उसमें n का अधिकतम मान कितना, 7 होता है। और 7 के रूप में सारे 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा सकते हैं और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि n का मान 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। n का मान 2 हो जाए, इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। n का मान हो जाता है 3, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। n का मान हो जाता है 4, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो जाएगी। और ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। परमाणुओं के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कुछ में कक्षक या कोश रिक्त भी या खाली भी या फिर कम भरा हुआ भी हो सकता है। लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोर-बरी नियम में 2n² से ज्ञात करते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का तरीका है सूत्र 2n²। कैलकुलेशन के रूप में लिखें तो बोर कोश में n का मान 1 2 3 4 5 6 है। बोर कोश का प्रतीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। पहले कोश को K से, फिर L M N O P Q R S T U V ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पर इनको कैपिटल या बड़ी ABCD के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर P जो दिया गया है ये कोश को दर्शाता है, ऑर्बिट को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पर n का मान दे रखा है, सूत्र में मान रखिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे 2 8 18 32 50 और 72। अगर मैं p कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो सूत्र होगा 2n²। 2 इंटू n, n का मान यहाँ पर है 6, तो 6 का स्क्वायर और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। तो 72 इलेक्ट्रॉन p कोश में, 50 इलेक्ट्रॉन o कोश में, 32 इलेक्ट्रॉन n कोश में, और ऐसे ही m में 18, l में 8 और k में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरना संभव नहीं है। तो यहाँ पर बोर-बरी नियम के दूसरे पॉइंट से हम किसी कोश में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पी कोश के लिए सबसे पहले तो पी लिखा है, यहाँ लिखा कोश, कोश लिखा है तो n का मान आपको आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 72। जो भी कैलकुलेट किया 2n² का मान रखें, n दे रखा है तो निकल जाएगा 72। और इसके साथ ही अगर अलग अलग पूछा जाए, अगर मैं कहता हूँ p उपकोश तो ये अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अधिकतम 6, ये जरूर ध्यान रखना। तो p उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन और p कोश के अंदर 72 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इसके लिए सूत्र अलग आएगा, वो हम क्वांटम संख्याओं के अंदर प्रदर्शित करेंगे। तीसरा बोर-बरी नियम का पार्ट है कि आंतरिक कोश भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन हमेशा अगले कोश में भरना प्रारंभ करते हैं, जो कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होंगे। पॉइंट पहले से ही संबंधित है। चौथा पॉइंट है परमाणु के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना। फोर्थ पॉइंट कहता है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी बाह्यतम कोश में नहीं होंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और यदि हमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले उससे बाहर वाले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, उसके बाद आप 8 से लेकर के 18 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसा कि आवर्त सारणी के अंदर अलग अलग परमाणु क्रमांक के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। तो यहाँ पर 3D और 4s जो है उसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही आंतरिक 3D कोश में 10 इलेक्ट्रॉन भर के हम 18 इलेक्ट्रॉन करते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, बाह्यतम कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कब?
जब आंतरिक कोश पूर्ण भरा हुआ नहीं हो। अगर आंतरिक कोश पूरा भरा हुआ है तो बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर आंतरिक कोश भरा हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसके अगले पॉइंट को दर्शाता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट के रूप में अगर बोर-बरी नियम की बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वितरण की व्याख्या की गई है, इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ने हैं। तो बोर-बरी नियम के अनुसार पहली शर्त तो है या पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। आंतरिक कोश बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कोश में भरे जाएंगे, जब तक कक्षक पूरा नहीं है तब तक बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं डालने। तीसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, उससे ज़्यादा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। और एक और पॉइंट बताया था कि कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, केवल पहले कोश में भरा जाएगा, और क्रम आपको ध्यान रखना अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 है। तो पहले कोश में केवल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि यहाँ लिखना। ऐसे ही हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कोश में 2, पहला कोश भर जाएगा। फिर लिथियम के अंदर, तो लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक 3, तो इलेक्ट्रॉन 3, पहले कोश में 1, और दूसरे कोश के अंदर पहले कोश में कितने 2 हैं, यहाँ लिख रखा है। ये पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोश के अंदर कितना भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, पहले में 2 पूरा भर गया है, फिर दूसरे में 2 आएंगे। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले में 2 और दूसरे में 3। लेकिन ऐसे ही पहला कोश भरा हुआ है, दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में बढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 हो गए, फिर 8 हो गए, और उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम में आता है, बाह्यतम कोश पहले 8 हो गया था, अब उसके बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने प्रारंभ होंगे, क्योंकि दूसरे कोश में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं भी हो तो भी बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करने। ऐसे ही मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 2, 8 और 2। एल्यूमिनियम में 13, 2, 8, 3। सिलिकॉन में 14, 2, 8, 4 के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पर फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। ऐसे ही 16 बढ़ने हो तो 2, 8 और 6 हो जाएगा। 17 बढ़ने 2, 8, 7 हो जाएगा। 18 बढ़ने हैं तो 2, 8 और 8 हो जाएगा। वापिस आप देख सकते हैं बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8। और जब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं बोर-बरी नियम के अनुसार। तो आपको अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे अगले वाले कोश में भरना पड़ेगा। ये पूरा भरा हुआ नहीं है, फिर भी आपको बोर-बरी नियमानुसार अगला इलेक्ट्रॉन उससे आगे वाले कोश में भरेंगे, क्योंकि बाह्यतम कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं। तो पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन भरें तो विन्यास होगा 2, 8, 8 और 1। और उसके बाद कैल्शियम लिखें तो 2, 8, 8, 2 के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे, और इसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। यदि मैं कहूँ कि किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और ये आप भर के बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10। तीसरे कोश में हम बाकी वाले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 7 हो गए कंप्लीट। इससे ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये विन्यास रहेगा, और ये तत्व है क्लोरीन। यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ 20 की, तो ऐसी स्थिति में विन्यास कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन 20 होंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, क्योंकि बाह्यतम कोश ये है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसी स्थिति में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको उसके बाहर वाले कोश में भरे जाएंगे। यहाँ पर मैंने परमाणु क्रमांक 20 तक, जो कि अपने यहाँ पर इतने की ही आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ तक विन्यास बताया। लेकिन यदि इससे ज़्यादा जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में जब तक आंतरिक कोश पूरा भरा हुआ नहीं है, बाह्यतम कोश में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब यदि मैं Z21 की करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 की जगह 3 नहीं होगा, अब ये 2 की जगह तीसरा इलेक्ट्रॉन या 8 की जगह 9 हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक कोश अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बाह्यतम कोश में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं, और यही प्रक्रिया
बोरबरी के अगले पॉइंट को प्रदर्शित करती है, लेकिन परमाणु क्रमांक 20 तक हमें इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात डी खंड के तत्व हैं उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये पॉइंट काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट प्रक्रिया की बात करें, अब हम एक एग्जाम्पल और विशिष्टता प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आपको अपवाद के रूप में ध्यान रखनी है कि हीलियम उत्कृष्ट तथा अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। अभी हमने कहा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे, लेकिन हीलियम के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि हीलियम के अंदर केवल एक ही कोश है, पहला कोश, और पहले कोश में अधिकतम क्षमता कितनी होगी? 2n² से यदि मैं ज्ञात करूं तो पहले कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 2 ही रहती है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अतः यह बोरबरी नियम के अपवाद को प्रदर्शित करता है। लेकिन गुणों के आधार पर यदि इसको प्रदर्शित किया जाए तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ में नहीं रखा जाता है बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, जबकि बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2, मैग्नीशियम में 2, कैल्शियम में भी 2। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जाएं तो 2, 8, 10, 2, 12 ये विन्यास रहता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2, 8, 8 और 2 लिखा जाता है। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के बाह्यतम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस हीलियम को हम उत्कृष्ट गैसों के साथ में रखते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश इसका पहला कोश है और पहला कोश है तो पूरा भरा हुआ है, और भरा हुआ है इसलिए ये उत्कृष्ट और अक्रिय गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आवर्त सारणी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ में हीलियम क्यों नहीं रखते? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन सभी बराबर 2-2 हैं, लेकिन इसका उत्तर होगा कि हीलियम का बाह्यतम कोश पहला कोश ही है, पहला कोश पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये उत्कृष्ट गैसों के साथ में रखी जाती है, जबकि बाकी वालों बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश की क्षमता के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश की क्षमता के बराबर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हीलियम को उत्कृष्ट गैसों के साथ रखा जाता है। अगली प्रक्रिया की बात करें, संयोजकता या वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हमें पता चल गया है, लिखा कैसे जाए, परमाणु क्रमांक आपको 1 से 20 तक बता रखा, याद रखने हैं, तो उसके आधार पर भी हम संयोजकता दर्शाते हैं। इससे पहले मैंने संयोजकता केवल हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता की अलग से प्रक्रिया बताई जा चुकी है, जबकि यहाँ पर हम जो संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं कि कोई तत्व की संयोजकता कितनी होगी, उसका निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है, तो वो प्रक्रिया यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो संयोजकता वास्तव में किसी तत्व द्वारा ग्रहण किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को, ग्रहण किए गए, त्यागे गए और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इससे पहले एक और परिभाषा आई थी कि किसी तत्व द्वारा अन्य तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता को भी संयोजकता कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आधार पर त्यागे गए, ग्रहण किए गए, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता का निर्धारण केवल किससे होगा, ये जरूर ध्यान रखना। संयोजकता केवल संयोजकता कोश से निर्धारित होगी, आंतरिक कोश से निर्धारित नहीं होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित नहीं होती। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, उसी से संयोजकता निर्धारित होगी। अगला और ध्यान रखना, परमाणु के बाह्यतम कोश को ही संयोजकता कोश कहते हैं। तो संयोजकता निर्धारण बाह्यतम कोश से होता है, या कह सकते हैं संयोजकता कोश से होता है। ऐसे ही बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन युक्त तत्व जो भी हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, वे तत्व सक्रिय नहीं होते हैं, या कह सकते हैं उत्कृष्ट प्रकृति के होते हैं, अति न्यून क्रियाशील होते हैं, या कह सकते हैं स्थायी तत्व होते हैं। ठीक है, तथा अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो स्थायी हैं, अक्रिय प्रकृति के हैं, उत्कृष्ट प्रकृति के हैं वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका मतलब 8 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन युक्त सभी तत्व हमेशा ही क्या होंगे? संतुष्ट होंगे, उदासीन होंगे, अक्रिय प्रकृति के होते हैं और स्थायी होते हैं। तो अन्य तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, वे कोशिश करते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उनकी संयोजकता उसी के आधार पर निर्धारित की जाती है और स्थायित्व प्राप्त होता है। तो कोई भी तत्व संयोजकता या इलेक्ट्रॉन त्यागता, ग्रहण करता है, साझा क्यों करता है?
बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए करता है। और अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे और जितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, उन सभी की इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम वास्तव में संयोजकता कहते हैं। उसी के रूप में संयोजन प्रदर्शित किया जाता है। और संयोजकता केवल बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश से ही निर्धारित होती है। और उसी को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसे हम क्या कहते हैं, अष्टक, या कहा जाता है ऑक्टेट। और तथा तत्व हमेशा ऑक्टेट या अष्टक पूरा करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना, ग्रहण करना, साझा करना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों कर रहे हैं, बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अष्टक पूरा हो जाएगा तो तत्व अपने आप स्थायी होगा, और स्थायी है तो रासायनिक अभिक्रिया आगे नहीं होगी, अभिक्रिया वहीं तक होकर रुक जाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया करके स्थायित्व प्राप्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान और साझा किया जाता है, और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया ही रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है अभिक्रिया के प्रकृति को दर्शाने के लिए कि इस इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व साझा करेगा, त्यागेगा या ग्रहण करेगा। तो उसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा, तत्व इलेक्ट्रॉन कब ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन कब साझा करेगा। ये प्रक्रिया उसके संयोजकता कोश के विन्यास या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। तो उसका पहला पॉइंट है, यदि तत्व के बाह्यतम कोश, जिसको कि हम कहते हैं संयोजकता कोश, तो संयोजकता कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है तो वे इन्हें त्याग कर, जरूर ध्यान रखना, त्याग करके क्या बनाएंगे, धनायन, और धनायन बना करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब कहोगे धनायन के रूप में अष्टक कैसे पूरा होगा, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक होता है 13, विन्यास यदि मैं लिखूं तो विन्यास लिखा जाता है 2, 8 और 3। बाह्यतम कोश के यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गए तो पीछे विन्यास बचेगा 2, 8, अर्थात एल्यूमिनियम यहाँ पर 3+ आवेशित होगा। तो इसके बाह्यतम कोश में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि बाह्यतम कोश में 3 थे वो त्याग दिए, त्यागते क्या होगा, अब बाह्यतम कोश हो गया ये वाला सेकंड, और सेकंड कोश होते ही सेकंड कोश पूरा भरा हुआ है। तो एल्यूमिनियम 3+ आयन जो बनेगा वो स्थायी भी होगा, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अगर ग्रहण करता तो 5 और करने पड़ते, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन उसका नाभिक बांध के नहीं रख सकता। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन को बांधे रखना आसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में त्याग करके ऐसे तत्व हमेशा धनायन बनाते हैं। तो कोई भी तत्व जिसके बाह्यतम कोश में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वे उन इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके हमेशा ही किसका निर्माण करेंगे, धनायन निर्मित करते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम का विन्यास होता है 2, 8, 8, 2, क्योंकि परमाणु क्रमांक 20 है, और 20 को हम इसी क्रम में प्रदर्शित करते हैं। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 हो गए, फिर 2 और बाहर वाले कोश में जाएंगे। तो इसमें से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो विन्यास प्राप्त होगा 2, 8, 8, और बनेगा कैल्शियम 2+। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा ही आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में थे, त्याग दिए, तो क्या हुआ, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो कैल्शियम 2+ आयन में बाह्यतम कोश का अष्टक बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश को त्याग करके स्थायी विन्यास युक्त कर्नेल निर्मित किया जाता है, वही स्थायी धनायन को दर्शाता है, और ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को भी प्रदर्शित करेगा। तो ऐसी स्थिति में वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, वे इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, या 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करते हैं, और हमेशा स्थायी विन्यास के रूप में अक्रिय प्रकृति प्राप्त करते हैं, या उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, या स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इसका अपवाद है एक, ये आपको ध्यान रखना है। अपवाद है एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम। हमने कहा बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए या साझा किए जाते हैं, लेकिन ये तीनों तत्व उनका क्या है, अपवाद है। क्यों, क्योंकि इन तीनों में केवल एक ही कोश है, पहला कोश है। पहले कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2 होते ही
ये तत्व उदासीन और संतुष्ट हो जाते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर देते हैं या हीलियम तत्व का विन्यास ग्रहण कर लेते हैं और स्थायी हो जाते हैं। और इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये द्विक पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यदि बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो ये P+ या H+ में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक प्रोटॉन को दर्शाता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम संयोजकता के रूप में लिखें तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोश का द्विक पूरा करता है और इसी रूप में ये स्थायी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन 2 काम कर सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल बंध भी बना सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्रोटॉन में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन बहुत अस्थायी होता है, किसी अन्य लुईस क्षार के साथ में जुड़ करके स्थायी संयोजन दर्शाता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये H- आयन के रूप में बन के द्विक के रूप में स्थायित्व प्राप्त करता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल बंध युक्त हमेशा यौगिक का निर्माण भी करता है। लेकिन यदि हीलियम है तो इसमें हीलियम क्या है, अक्रिय और उत्कृष्ट गैस है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात द्विक पूरा है और द्विक है, इसलिए हीलियम हमेशा उत्कृष्ट गैस की तरह कार्य करती है। क्यों? बाह्यतम कोश पहला ही है और पहले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए द्विक होते ही ये अपने आप स्थायी हो जाता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ लिथियम की, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो ये आएगा आपके 2 और 1 के रूप में। अब बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो ये त्याग देगा और त्याग करके क्या बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विन्यास प्राप्त करेगा 2 और बनेगा लिथियम प्लस। और लिथियम प्लस के बाह्यतम कोश में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर भी ये संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्योंकि इसमें द्विक ही स्थायी होता है, जो कि हीलियम विन्यास को दर्शाता है। तो पहले आवर्त सारणी के पहले कोश, ये पहले आवर्त के अंदर जो तत्व हैं, उन तत्वों में द्विक युक्त परमाणु हैं तो वो स्थायी होते हैं। इसी तरीके से यदि मैं लिथियम की बात करता हूँ तो ये दूसरे आवर्त में, लेकिन बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, त्याग करके ये वापस हीलियम विन्यास प्राप्त करता है, द्विक प्राप्त करता है, स्थायित हो जाता है और इसीलिए लिथियम धनायन बनाता है। हाइड्रोजन भी, लेकिन हाइड्रोजन की प्रकृति विशिष्ट है, जो कि ऋणायन भी बनाता है, सहसंयोजक बंध भी निर्मित करता है और साथ ही प्रोटॉन में परिवर्तित होकर के भी स्थायी रूप में या किसी अन्य के साथ संयोजित रूप में रहता है। तो सिंपल प्रक्रिया होगी संयोजकता। वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, ये त्याग करके धनायन के रूप में धनायन का निर्माण करते हैं और ये अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करके दर्शाते हैं। केवल अपवाद है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिसके बाह्यतम कोश में द्विक है, फिर भी ये स्थायी होते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऋणायन कब बनते हैं। तो यदि तत्व के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 हो या फिर 7, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश या बाह्यतम कोश में है, तो ये तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करते हैं और क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का विन्यास होता है, ऑक्सीजन के लिए अगर मैं प्रदर्शित करूं तो 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये 2 8 हो जाएगा, O2- ऑक्साइड आयन, और ये 2 8 के रूप में स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करता है, इसलिए ये ऋणायन बनाएगा। बाह्यतम कोश में इसमें इस फ्लोरीन की बात करें तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 7 है। अब कैसे पता चलेगा 2 7 है, तो सीधा ध्यान रखें, F क्रम से आप देखें, याद रखना है 1 से 20 क्रम, जिसमें F 7वें नंबर पर आता है, ये 9वें नंबर पर आता है। 9वें नंबर पर आता है तो परमाणु क्रमांक 9 है, तो तत्व में इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे। 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोश में 2, बाकी के दूसरे कोश में 7 हो जाएंगे। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए इसको केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विन्यास 2 8 प्राप्त कर देता है और स्थायी हो जाता है। तो इसलिए F एकल ऋणायन बनाता है, ऑक्सीजन द्विऋणायन बनाता है और अपने अष्टक पूरे करते हैं। तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तत्व सामान्य परिस्थितियों के अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन का निर्माण करते हैं और स्थायी यौगिक बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी संयोजकता कोश में या किसी तत्व के संयोजकता कोश में, ये भी इंपॉर्टेंट है बाकी वाले से, ये ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री के अंदर या कार्बनिक रसायन के अंदर ये प्रक्रिया संयोजकता को दर्शाने के लिए काम में आती है। यदि किसी तत्व के संयोजकता कोश में कितने 1 से 3 आ गए धनायन बनाएंगे, 6 से 7 हैं ऋणायन बनाएंगे, तो बीच में बचा 4 से 5। तो संयोजकता कोश में 4 से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा अष्टक पूरा किया जाता है, जिससे सह संयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट या सह संयोजक या साझे के द्वारा बंध बनते हैं, और ऐसी स्थिति में साझे किए गए इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहता है, और इसी को हम संयोजकता निर्धारण की अगली प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर साझे के द्वारा इलेक्ट्रॉन साझे के द्वारा अणु या यौगिक में बदलते हैं और स्थायी रूप में यौगिकों का निर्माण करके संयोजकता दर्शाते हैं। तो यदि दो परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, जैसे यदि मैं ए लेता हूं, ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों का साझा हुआ। अब एक पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन पर ए का अधिकार भी है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर बी का अधिकार भी है। तो चूंकि इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से ए और बी के बीच में क्या बनेगा, एकल बंध बनता है, और इसी रूप में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रक्रिया होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को एक सिंगल रेखा से दर्शाएंगे, जैसे ए और बी के बीच में एक बंध बनाया, एच और एच के बीच एक बंध बनाया, और एकल बंध जहां भी होगा हमेशा सिग्मा बंध होता है। अब सिग्मा बंध क्या है, उसकी प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि 2 कक्षक आपस में जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो एक ही अक्ष पर आकर के क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो एक ही अक्ष पर या नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, तो सिग्मा बंध निर्मित होंगे। यदि 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड को 2 लाइनों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, ओ और ओ के बीच डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में पहला बंध सिग्मा तो दूसरा बंध क्या कहलाएगा, पाई बंध कहलाता है। इसी तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन के साझे से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसको 3 रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में, एन और एन के बीच में 3 लाइनें, अर्थात 3 बंध बने। तो कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, एक बंध में 2, तो 3 में टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होकर के 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और इस 3 बंधों में एक बंध सिग्मा होगा और बाकी दोनों बंध कैसे होंगे, पाई बंध होंगे। तो सीधा ध्यान रखना, 2 परमाणुओं के मध्य बनने वाला पहला बंध सिग्मा, सेकंड नंबर पाई बॉन्ड, और तीसरा बंध बनता है तो वो भी पाई बंध होता है। अधिकतम 3 बंध ही 2 परमाणुओं के मध्य बन सकते हैं, 3 से ज्यादा बंध कभी भी 2 परमाणुओं के मध्य संभव नहीं। अकेला परमाणु अलग अलग के साथ में 2 से या 3 से भी अधिक बंध या 5 बंध या 6 बंध भी बना सकता है, लेकिन 2 परमाणु हैं केवल, तो उनके मध्य अधिकतम 3 बंध ही बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट। 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनके मध्य केवल ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध ही बन सकता है। जैसे कि एसिटिलीन के अंदर हम बात करें तो कार्बन कितने बंध बना रहा है, HCN में N के साथ में 3 बंध प्रदर्शित कर रहा है, तो इन 2 के मध्य केवल 3 बंध है। और यदि नाइट्रोजन की बात की जाए तो 3 बंध बनते हैं, या फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी इस तरीके से एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड निर्मित करता है, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। तो आपस में एक दिशा में केवल अधिकतम 3 बंध बन सकते हैं, बाकी यहाँ पर कार्बन 4 बंध बना रहा है, दूसरा कार्बन भी 4 बंध, जबकि हाइड्रोजन 1-1 बंध बनाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की अगर प्रकृति की बात करें तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 4, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उसमें से 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर के C और N के बीच बंध बन रहा है, और चौथा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा होकर के बंध बना रहा है। तो इस प्रकार से बनने वाले जो साझे से बंध बनेंगे वो सह संयोजक बंध कहलाते हैं, या साझे से निर्मित या कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और यही प्रक्रिया में कोवैलेंट इसका एग्जाम्पल। अगर कहा जाए यहाँ पर इस एसिटिलीन में कुल कितने प्रकार के बंध हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, सिग्मा होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध है, सिग्मा होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो टोटल मिलाकर के कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसमें 3 तो सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बंध युक्त एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो एसिटिलीन में कुल बंधों की संख्या कितनी है, 5, जिसमें से 3 सिग्मा है और 2 बंध कैसे हैं,
पाई बनते हैं। ऐसी स्थिति में एसिटिलीन निर्मित होती है और ये एसिटिलीन वास्तव में कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए काम आती है और इसका निर्माण आपको बता रखा है कि कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से एसिटिलीन प्राप्त होती है और यही कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में काम आती है। और एथिलीन है, ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए काम में आती है, जिसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम एथीन या एथिलीन कहते हैं और यह फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है या फलों को पकाने वाला हार्मोन है और यही प्रक्रिया यहाँ दर्शाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है संयोजकता को क्रम से प्रदर्शित किया जाए, जो कि हमने पहले बता रखा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के सापेक्ष और क्लोरीन के सापेक्ष संयोजकता प्रदर्शित की गई है और याद रखने का तरीका क्या है वो यहाँ पर लिखा गया। तो आप सबसे पहले आवर्त संख्या 1 के सभी तत्वों को क्रम से लिखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन लिखें। आवर्त संख्या 2 के भी सभी तत्व लिख दें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन लिख दिए। उसके बाद में संयोजकता हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के सापेक्ष प्रदर्शित करें तो इन तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ेगी और वापस 0 तक लगातार घटती है। इसी रूप में संयोजकता दर्शाई जाती है। तो इसमें विशेषता क्या है, आवर्त संख्या 2 के तत्व P फास्फोरस और S गंधक, ये तत्व अष्टक के प्रसार के कारण अन्य संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं या 5 और 6 संयोजकताएं भी दर्शाते हैं। तो फास्फोरस की संयोजकताएं कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 भी हो सकती है। सल्फर की संयोजकताएं कितनी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी। अगर मैं क्लोरीन की कहूं तो 1 होगा, 3 होगा और 5 संयोजकता हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इनमें ये P खंड के तत्व हैं और P खंड के तत्वों में इनकी संयोजकताओं के मध्य हमेशा 2 का अंतर होगा, जबकि D खंड के तत्व है तो संयोजकताओं के मध्य 1-1 का अंतर भी होता, 1-1 अंतर होता है। तो D खंड के तत्वों की संयोजकता में 1-1 का अंतर, P खंड के तत्वों की संयोजकताओं में हमेशा 2-2 का अंतर होता है। ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन संयोजकता 3, 2, 1 यहाँ दर्शाई गई है। इसके अलावा 2-2 के अंतर से लिखनी है। इसमें 2 के अंतर से 5, इसमें 2 के अंतर से 4 और 6, इसमें 2 के अंतर से 1 और 3। लेकिन 8 से ज़्यादा अंक नहीं आना चाहिए और 8 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि गंधक के अंदर पहले से अष्टक नियम दिया, वहाँ संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसी स्थिति में हम इस आधार पर इनकी संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये परिवर्तित संयोजकता इन 3 तत्वों के द्वारा ही प्रदर्शित होगी। सिलिकॉन विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, लेकिन इनके अंदर भी हम सामान्य यही 4 संयोजकता दर्शाते हैं। तो इसके साथ ही बोर का परमाणु मॉडल, जिसकी केवल हमने अभिग्रहिताएं पढ़ी, बोरबरी नियम पढ़ा, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखे जाते हैं वो पढ़े। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर पता चले तो हम संयोजकता का निर्धारण इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर कैसे करते हैं, ये प्रक्रिया हमने यहाँ पर दर्शाई और यही बोर मॉडल की प्रारंभिक प्रक्रिया को दर्शाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर बोर मॉडल लिया जाएगा, जिसके अंदर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग, त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है, वो प्रक्रिया हम साथ में लेकर प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक इस क्लास के अंदर जो प्रक्रिया पढ़ी है, जिससे संयोजकता, बोरबरी नियम और पोस्टुलेट से अवधारणा या कह सकते हैं जो अभिग्रहिताएं हैं बोर मॉडल की, वो चारों अभिग्रहिताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस मॉडल को वापस अग्रसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।